हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी और डीबी एग्जाम के सेक्शन 1 की तैयारी के लिए एक प्रैक्टिस सेट। दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में जो है मैं आप लोगों को साइंस एंड जीके के मिक्स क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। तो वीडियो जो है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर से देखिएगा। लेकिन इससे पहले कि हम आज का ये वीडियो शुरू करें, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर से कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों को हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो बिना किसी देरी के। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आप लोगों को दिया गया है कि भारत द्वारा सबसे ज़्यादा निर्यात किए जाने वाला कृषि पदार्थ कौन सा है। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सा एग्रीकल्चर मटेरियल जो है वो भारत द्वारा सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है या निर्यात किया जाता है। ठीक है, तो देखिए भारत द्वारा जो सबसे ज़्यादा निर्यात किया जाने वाला कृषि पदार्थ है वो है बासमती चावल। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बासमती चावल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला प्रश्न जो कि आपको दिया गया है कि भारत का पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है वो कहाँ पर स्थित है। ठीक है, विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन इंडिया का जो है वो सबसे पहला कहाँ पर स्थित है। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा इंदौर। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंदौर में जो है वो भारत का पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अगला प्रश्न जो कि आपको दिया गया है कि फोटोग्राफी में मुख्य रूप से कौन से रंग होते हैं। ठीक है, मेन कलर्स कौन से होते हैं फोटोग्राफी में, ये आपको बताना है। तो देखिए फोटोग्राफी जो होती है उसमें मेन कलर 3 होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? लाल, नीला और हरा। ठीक है, रेड, ब्लू एंड ग्रीन जो है वो कलर होते हैं। तो लाल, नीला, हरा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। और हाँ दोस्तों, आज जो है मैं आप लोगों को पूरे 20 क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो आप लोगों को जो है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर से बताना है कि आपको जो है इन क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन आते थे। ठीक है, आपको जो है बिल्कुल सच सच कमेंट करके बताना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला प्रश्न जो कि आपको दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस कोटि के फोटो प्रिंट की जीवन अवधि जो होती है वो सबसे लंबी होती है। ठीक है, यानी कि कौन सी कोटि के जो फोटो प्रिंट होते हैं उनकी आयु जो होती है वो सबसे ज़्यादा लंबी होती है, यानी कि वो सबसे ज़्यादा चलते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा श्वेत श्याम प्रिंट। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्वेत श्याम प्रिंट, यानी कि ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी जो होती है उसकी। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखिए जो कि आपको दिया गया है कि नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग किस लिए किया जाता है। ठीक है, देखिए नाभिकीय रिएक्टर जो होते हैं उनमें ग्रेफाइट का यूज़ इसलिए किया जाता है क्योंकि वो विमंदक के रूप में जो है कार्य करते हैं। ठीक है, तो विमंदक के रूप में कार्य करने के कारण जो है ग्रेफाइट का रूप नाभिकीय रिएक्टर में किया जाता है। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एज ए डेमोनाइक या फिर विमंदक के रूप में कार्य करने के लिए। देखिए अगला प्रश्न जो कि आपको दिया गया है कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना हिस्सा थार के मरुस्थल में स्थित है। ठीक है, यानी कि राजस्थान का जो भारत का जो सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है उसमें से जो है थार मरुस्थल का क्षेत्रफल जो है वो कितना है। ठीक है, तो देखिए थार के मरुस्थल का जो हिस्सा है वो है 60%। ठीक है, 60% जो हिस्सा है राजस्थान का वो थार मरुस्थल का है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, थार मरुस्थल का जो 60% हिस्सा हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला प्रश्न जो कि आपको दिया गया है कि ग्लेशियर से पिघलने, वाष्पीकरण और हिमस्खलन के कारण बर्फ़ कम होने की प्रक्रिया जो होती है उसको क्या कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए जब ग्लेशियर पिघलते हैं या फिर उनका वाष्पीकरण होता है या हिमस्खलन होते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, इसको अपक्षरण कहा जाता है। ठीक है, इरोजन। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपक्षरण। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला प्रश्न जो कि दिया गया है कि पीर पंजाल पर्वत श्रेणी जो है वो किस राज्य में स्थित है। आई होप आप लोगों को इसका आंसर जो है सभी को पता होगा। देखिए पीर पंजाल की जो पर्वत श्रेणी है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर। देखिए पीर पंजाल की जो पर्वत श्रेणी है इसकी अगर ऊंचाई की बात करें तो देखिए इसकी ऊंचाई जो है वो 1400 से लेकर के 4100 मीटर के बीच में है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर, और उसकी ऊंचाई जो है वो 1400 से लेकर के 4100 मीटर के बीच है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला प्रश्न जो कि आपको दिया गया है कि वॉली, स्मैश और सर्विस ये शब्द जो है वो किस खेल से संबंधित है। प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछा गया है तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए वॉली, स्मैश और सर्विस ये तीनों शब्द जो है वो लॉन टेनिस से संबंधित है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉन टेनिस।
देखिए अगला प्रश्न दिया गया है कि डेविस कप की तरह महिलाओं का टूर्नामेंट कौन सा है। ठीक है, तो देखिए महिलाओं के टूर्नामेंट की बात हुई है और डेविस कप की तरह जो है आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय टेनिस फेडरेशन के द्वारा जो है महिलाओं के लिए एक कप का आयोजन किया जाता है या टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है, जिसको क्या बोला जाता है, फेड कप। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फेड कप। ठीक है, जो कि डेविस कप की तरह है और इसका आयोजन जो करता है वो अंतर्राष्ट्रीय टेनिस फेडरेशन करता है महिलाओं के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला प्रश्न कि ओलंपिक चिन्ह का क्या अर्थ होता है। ठीक है, जब ओलंपिक होते हैं तो उसके जो चिन्ह होता है यानी कि उसका लोगो, उसका क्या मीनिंग होता है। ठीक है, तो देखिए ओलंपिक का जो चिन्ह होता है उसका मीनिंग होता है निरंतरता। ठीक है, कंटिन्यूटी। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निरंतरता। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है कि समुद्री व्यापार के संदर्भ में कातार्ज व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया जाता था। कातार्ज व्यवस्था जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपके, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ध्यान में रखिएगा। देखिए समुद्री की व्यापार के संदर्भ में जो अगर बात करें कातार्ज व्यवस्था की, तो इसको शुरुआत की थी पुर्तगालियों ने। ठीक है, पुर्तगालियों ने जो है कातार्ज व्यवस्था की शुरुआत की थी। और क्या ये होता था, देखिए ये जो है वो समुद्र में व्यापार करने के लिए एक तरीके का लाइसेंस होता था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगालियों के द्वारा जो है वो कातार्ज व्यवस्था शुरू की गई थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला प्रश्न जो कि दिया गया है कि भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई थी। ठीक है, तो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं कोच्चि, चिनसुरा, सूरत या फिर चेन्नई। ठीक है, तो देखिए पहली यूरोपीय बस्ती जो भारत में स्थापित की गई थी वो कोच्चि में स्थापित की गई थी। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोच्चि। देखिए अगला प्रश्न है कि एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। ठीक है, एकेडमिक एसोसिएशन, तो इसकी स्थापना जो है वो हेनरी विलियम देरोजियो के द्वारा की गई थी। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेनरी विलियम देरोजियो के द्वारा जो है एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है कि बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब किसे माना जाता है। ठीक है, तो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं सिराजुद्दौला, मीर कासिम, मीर जाफ़र या फिर शुजाउद्दौला। ठीक है, तो देखिए बंगाल का जो अंतिम स्वतंत्र नवाब है यानी कि जिसने स्वतंत्रता पूर्वक शासन किया बंगाल में, वो कौन था, वो था सिराजुद्दौला। ठीक है, सिराजुद्दौला जो है इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया है कि प्लासी की लड़ाई का स्थान प्लासी जो है वो वर्तमान में किस राज्य में स्थित है। ठीक है, अगर सबसे पहले बात करते हैं प्लासी की लड़ाई की, तो देखिए प्लासी की लड़ाई जो हुई थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच में हुई थी। सिराजुद्दौला कौन थे, बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला। ठीक है, उनके बीच में और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में जो है वो 23 जून, डेट याद रखिएगा, काफ़ी बार जो है ये भी आपके लिए पूछ ली जाती है। तो 23 जून 1857 को जो है वो प्लासी की लड़ाई हुई थी, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच में हुई थी। ठीक है, जिसमें कि सिराजुद्दौला है वो हार गए थे। ठीक है, तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन के लिए, तो वो हो जाएगा पश्चिम बंगाल में जो है प्लासी स्थित है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला प्रश्न जो कि दिया गया है कि वेदों की ओर लौटो, ये नारा जो है वो किसके द्वारा दिया गया था। देखिए ये क्वेश्चन जो है वो मैंने अभी 2-3 दिन पहले आप लोगों से कम्युनिटी टैब में भी पूछा था और काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स ने जो है इसका आंसर सही कमेंट किया था। देखिए वेदों की ओर लौटो, ये नारा जो है वो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो है वो कहा था वेदों की ओर लौटो। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न जो कि आपको दिया गया है कि गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर्स में आ चुका है, ध्यान में रखिएगा। देखिए गुलामगिरी जो पुस्तक है वो ज्योतिबा फूले के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, ज्योतिबा फूले ने जो है वो गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी। और अगर बात करें ये पुस्तक किस बारे में है, तो ये जो पुस्तक है वो अमेरिका की दास प्रथा जो है उसके ऊपर आधारित है। किस पर, अमेरिका की दास प्रथा पर। और कब प्रकाशित हुई थी, तो देखिए 1873 ईस्वी यानी कि 1873 में जो है इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ था। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत जो है नमक कानून को तोड़ने से हुई थी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ध्यान में रखिएगा। देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है इसकी शुरुआत नमक कानून को तोड़ने से हुई थी। ठीक है, किसकी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, और इसकी शुरुआत कब हुई थी अगर बात करें तो देखिए 12 मार्च 1930। ठीक है, 12 मार्च 1930 को जो है वो गांधी जी ने जो है क्या किया था, गुजरात के साबरमती आश्रम से जो है
नमक कानून को तोड़ करके जो है इस आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि बक्सर की लड़ाई के बाद बंगाल के नवाब की गद्दी पर बैठने वाला कौन था। ठीक है, या फिर किसे बिठाया गया था। तो देखिए बक्सर की जो लड़ाई हुई थी कब हुई थी, 1764 ईस्वी में जो है बक्सर की लड़ाई हुई थी। ठीक है, देखिए इसके बाद में जो है गद्दी पर कौन बैठा, इसके बाद में जो गद्दी पर बैठा वो था मीर जाफ़र। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मीर जाफ़र। तो आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चंस जो है वो दोस्तों समझ आ गए होंगे और आप लोगों को वीडियो जो है काफ़ी पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर जो है आपको इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी और डीबी एग्जाम के रिगार्डिंग कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाती है। और दोस्तों अगर आप लोगों को जो है इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक जो है आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है। इसके अलावा आप जो है टेलीग्राम पर भी लिख करके सर्च कर सकते हैं @Navy MR एग्ज़ाम। स्पेलिंग आप देख लीजिए यहाँ पे, आप जो है इसको लिख कर सर्च करेंगे तो आपको जो है हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप लोग जो है इंडियन नेवी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड के किसी भी एग्ज़ाम के लिए यदि तैयारी कर रहे हैं तो आप जो है हमारी वेबसाइट defensepointprep.com, जिसकी लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है, उसके माध्यम से फ्री ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। इसके अलावा आप जो है गूगल पर भी लिख के सर्च कर सकते हैं डिफेंस पॉइंट, आपको जो है हमारी पहली वेबसाइट मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।